वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट 1 है। और चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लान हाउस में मॉर्निंग के टाइम ब्रेकफास्ट टेबल पे मैडम लैन बोल रही थी, कुरियन सिचन ब्रेकफास्ट रेडी है, नीचे आ जाओ। और भांजी कहाँ पे है? तो सिचन ने बोला, मॉम कुछ अर्जेंट मीटिंग आई है इसलिए भांजी ऑफिस चला गया है। इस गधे को काम के अलावा कुछ सोचता है। कल ही यूएसए मीटिंग कंप्लीट करके आया और आज आते ही चला गया। ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा मैडम लान ने बोला। तभी सिचन ने बोला, सिचन कुछ बोलते उससे पहले कुरियन बोले, काम डाउन न्यू मैडम लानी, कुछ अर्जेंट काम होगा वरना वो रहता, शांत हो जाओ। और वो हार्डवर्क करता है। तभी मैडम लान ने बोली, ओह देखो कौन सा बटुआ भला उसके जैसा वर्कहॉलिक। सिचन क्या काम नहीं करता है, पर फिर भी वो फैमिली के लिए, अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालता रहता है। पर तुम्हारा बेटा भांजी कभी भी अपने लिए टाइम निकाल ले। ऑफिस 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 का काम, ऑफिस का मीटिंग, ऑफिस के सारे काम। लैनी ने बोला। तो कुरियन ने कहा, अगर बेटा कुछ अच्छा करे तो तुम्हारा, बुरा करे तो मेरा। तो लानी ने कहा, क्या कहा तुमने? तो कुछ नहीं कुरियन ने कहा। सिचन ने कहा, नहीं मम वो रुकना चाहता था, वो रेस्ट करना चाहता था, बहुत अर्जेंट मीटिंग आई है और वो उस प्रोजेक्ट को खुद हैंडल कर रहा था। उसके अलावा वो इस मीटिंग को कोई अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए बहुत चला गया है। उसके प्रेजेंस से उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तभी लानी ने कहा, वो तो खुद तो काम करता है, स्वयं को भी काम में लगाता है। एक गहरी सांस छोड़े और सिचन ने तभी कहा, मम मेरा नाश्ता हो गया, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल गया और मैंने बोला, बार बच गया, वरना आज वांगजी की सारी गुस्से का डांट मुझे ही पड़ जाता। ये कह के लानसिचन ऑफिस के लिए निकल गया। और कुरियन ने मिलान इन्हें कहा, सिचन नाश्ता करके जाओ। तभी कुरियन ने कहा, तुम शांति से उसे नाश्ता करने दोगे? तो लानी ने कहा, क्या कहा तुमने? तो मैंने कुछ नहीं कहा। तभी मैडम लान ने बोला, तुम दोनों हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते रहते हो, इसलिए वो इतना सर चढ़ के बोल रहा है। तो कुरियन ने कहा, वो तो मेरे पापा के ऊपर गया है, वैसा ही रहेगा। तो मैडम लान ने कहा, हाँ मत पूछो, तुम्हारे पापा स्ट्रिक्ट थे काम के मामले, वो भी वैसा ही है। इसके बाद लान कुरियन ने कहा, लानी शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, वो बच्चे बड़े हो गए, वो अपना ख्याल खुद रखते हैं। तब मैडम लान ने कहा, ख्याल रख सकते सिचन तो जैसे अपना ख्याल रख ही लेगा, पर भांजी नहीं, उससे वो सब नहीं होगा। पर मैं भी उसकी माँ हूँ, मुझे पता है उसे कैसे कंट्रोल में लाना है। लान कुरियन कहते हैं, लानी तुम क्या करने वाली हो? तो मैडम लान कहते हैं, कुछ नहीं, वांगी की शादी, मैं तो वांगी की शादी करवा के छोड़ूंगा। कुरियन जोर से हंसने लगा और बोले, लानी तुम्हें पता है तुमने उसे उसके कितने बार ब्लाइंड डेट में भेजा है, फिर भी वो हर बार ब्लाइंड डेट को रिजेक्ट कर देता है। तो इस बार तुम क्या करने वाली हो? वो इस बार फिर रिजेक्टिंग कर देगा। तो मैडम लानी ने कहा, मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करने वाली हूँ। तो कुरियन ने कहा, कौन सा ट्रम्प कार्ड यूज़ करने वाली हूँ? ये मत बोलना कि वांगजी तुम डायरेक्ट शादी ही करवा दोगे। तो मैडम लान ने कहा, ऐसा वैसा नहीं, मैं तो उससे अच्छे से चूज़ करवा के उसके पार्टनर को शादी करवाना चाहता हूँ। डोंट वरी। ये कहने के बाद ईविल स्माइल के साथ वहाँ से लानी चली गई। और लान कुरियन को लानी की ईविल स्माइल देख के उन्होंने मन में बोला, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। यहाँ पे दूसरी ओर लैंड कॉर्पोरेशन में भांजी, ओके मीटिंग डिसमिस। स्वयं मुझे सारी मीटिंग की डिटेल्स रिपोर्ट में चाहिए। तो स्वयं ने कहा, हाँ ठीक है। तो उसके बाद वो दोनों कैबिन की ओर निकल गए। कैबिन के पहुँचने के बाद स्वयं, वांगजी तुम मॉम का कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मॉम मुझे 100 टाइम कॉल कर चुके। वांगजी ने कहा, मुझे नहीं कॉल उठाना है। तुम्हें पता है ना क्यों? तो स्वयं ने कहा, फिर से ब्लाइंड डेट के बारे में है क्या? फिर से तुम्हारी मैरिज के बारे में? तो वांगजी ने सर हिला दिया। तो स्वयं ने कहा, तो शादी कर लो ना वांगजी, इसमें क्या जाता है, एक ही बार तो शादी करनी है, कर लो। तो वांगजी ने एक देते हुए कहा, स्वयं मैं यहाँ पे तुम्हारा बॉस हूँ, तो बिहेव योरसेल्फ। तो स्वयं ने कहा, हाँ तुम मेरे बॉस हो, पर
तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो मैं तुमसे कैबिन में इस तरह से बात कर ही सकता हूँ। और स्मार्ट एक्ट मत करो और टॉपिक को चेंज तो बिल्कुल मत करो। स्वयं जी, स्वयं मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे एक्ट करने की ज़रूरत है। और क्या करूँ मैं इस टॉपिक को इग्नोर ना करके? मॉम चाहती है मेरी शादी हो जाए, और जब भी मेरा कोई फ्री शेड्यूल होता है वो ब्लाइंड डेट भेज देती है। पहले लड़कियों को भेजती थी, जब से उन्हें पता चला मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, उन्होंने लड़की भेजना शुरू कर दिया कि उनमें से कोई मुझे पसंद आ जाए और मैं शादी कर लूँ। तो स्वयं ने बोला हाँ तो कर लो ना मांगनी, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है कि तुम किसी से प्यार करते हो या किसी को ढूंढ, या फिर ऐसा नहीं कि जिससे तुम शादी करोगे तुम मुझसे प्यार करते हो गया तो शादी कर लो ना। तो वांग जी ने बोला नो, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आता है, और दूसरी बात मुझे शादी ही नहीं करनी है बिकॉज। तो स्वयं ने कहा बिकॉज तुम अभी भी उस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो वांग जी ने कहा हाँ मैं अभी भी उस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्वयं ने कहा क्या वांग जी तुम बकवास होकर बातें कर रही हो, तुम्हारा उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, तुम अनकॉन्शियस से, तुम होश में नहीं थे, तुमने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी और तुमने उससे कहा मन में ही ठान लिया जिसने मेरी जान बचाई है मैं उससे ही शादी करूँगा। तो वांग जी ने कहा हाँ इसमें गलत क्या है? वो फीलिंग अभी भी मेरे दिल में है। अरे और मैं ऐसा नहीं है मैं उसे नहीं ढूंढ रहा हूँ, इतने सालों से उसे ढूंढ ही रहा हूँ। और मैं उस दिन के फुटेज को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, तो उस फुटेज मिल ही नहीं रहा है। तो स्वयं ने कहा तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। तो वांग जी ने कहा देखो स्वयं अभी इस इसके बचने के लिए तुम मुझे बकवास आइडिया मत देना, स्टूपिड आइडिया तो बिल्कुल मत देना, मेरा मूड वैसे ही ख़राब है। तो स्वयं ने कहा पहले मेरी बात तो सुन लो उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना। तो वांग जी ने कहा अच्छा बताओ। तो स्वयं ने कहा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये सुनने के बाद वांग जी जो पानी पी रहा था उसके मुँह से धड़ाक से निकल गया। तो वांग जी ने कहा व्हाट द हेल। तो स्वयं ने कहा अरे हाँ पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो और उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिख देना जब तक तुम लव को फाइंड नहीं कर देते तब तक ये मैरिज चलेगा, और वो लड़का जो भी होगा वो प्रिटेंड करेगा, या 1 साल, अगर 1 साल पे नहीं मिला तो 2 साल एक्सटेंड कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्ट को। ये सुनने के बाद मैंने कहा सो यहाँ मैं अपनी एक लौती दोस्त को खोना नहीं चाहता, वो भी अपने हाथों से मार के। तो स्वयं ने बोला इसे डेथ क्लेम मत दो, ओके डोंट लुक एट मी लाइक दैट। ये कहने के बाद मुझे बहुत सारा काम है, ये कहने के बाद स्वयं वहाँ से चला ही गया। और भांग जी ने भी अपना ऑफिस का वर्क में ध्यान देने लगा। यहाँ पे दूसरी ओर सिचन के कैबिन में सिचन ऑफिस पहुँच चुके थे। सिचन को सारे स्टाफ ने ग्रेट किया, सिचन ने भी सबको ग्रेट किया, और उन्होंने अपने सेक्रेटरी मेंग्याओ से कहा कि आके मुझे सारे आज की सारी शेड्यूल बताने के लिए। तो मेंग्याओ कैबिन के अंदर जाके सारी शेड्यूल उतारने लगा और कहा सर आज का शेड्यूल यही है। तो सिचन ने कहा मेंग्याओ मुझे सर मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, 2 साल से हम डेट कर रहे हैं, एक फ्लैटिंग वे में बोला। तो मेंग्याओ ने कहा बट ये ऑफिस है। तो सिचन ने कहा नो नहीं मेंग्याओ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मुझे सर मत बुलाओ, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ तुम्हें। तो मेंग्याओ ने बोला पर हमारा रिलेशन तो प्राइवेट में है ना, पब्लिक नहीं हुआ है। तो सिचन ने कहा तो पब्लिक कर देते। तो मेंग्याओ ने कहा नहीं मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना है अपनी लाइफ में, कोई मैस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सिचन ने कहा ठीक है पर हम कैबिन में तुम मुझे यहाँ पे सिचन बोल ही नहीं सकता। तो मेंग्याओ ने कहा वो ऐसे बोल रहा था तो क्योंकि सिचन फ्लैटिंग में मेंग्याओ के पास किस करने के लिए आ रहे थे। तभी डोर पे नॉक हुआ। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक स्टाफ ने बोला, और मेंग्याओ और सिचन एक झटके में ही दूर हो गए थे। और स्टाफ ने कहा सर आज हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई। तो मेंग्याओ ने कहा मतलब कौन सी इमरजेंसी मीटिंग? तो उस स्टाफ ने वो डिटेल दिया कि उस प्रोजेक्ट के क्लाइंट आज ही मिलना चाहते हैं और वो भी लंच टाइम में। तो मेंग्याओ ने कहा पर आज सर का पूरा शेड्यूल पैक है, वो कैसे मिल सकते हैं? तभी
स्टाफ ने कहा पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो मिंगया ने कहा पर कैसे। तभी सिचन ने कहा कोई बात नहीं है, हम ये प्रोजेक्ट बांगजी को हैंडल करने दे सकते हैं मिंगयाओ। तो मिंगयाओ ने हाँ बोला। तो सिचन ने कहा तो पूरी डिटेल बांगजी को सेंड कर दो मिंगयाओ। तो मिंगयाओ ने सर हाँ बोला। और सिचन ने उस स्टाफ को कहा कि स्वयं को सारी डिटेल्स और रिपोर्ट हैंड ओवर करने के लिए। तो वो स्टाफ वहाँ से ओके सर कह के वहाँ से चला गया। तभी सिचन ने बोले पर लंच टाइम तो फ्री होता है ना मिंगयाओ। तो मिंगयाओ ने कहा हाँ आज कोई ऑफिस मीटिंग नहीं है, तो पर्सनल मीटिंग है। ये सुनने के बाद सिचन खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि मिंगयाओ उन्हें डेट पे ले जाने वाला है। तो सिचन थोड़ा फ्लेटिंग में क्या हमारा डेट है मिंगयाओ। तो मिंगयाओ ने कहा नहीं मैडम लान आने वाली है लंच टाइम में, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आज कोई ऑफिस या पर्सनल मीटिंग ना रखने के लिए। तो सिचन ने कहा क्या मोह मारेगी पर क्यों। हाँ फिर से नहीं, वांगजी की शादी के बारे में फिर से नहीं। तो मिंगयाओ ने कहा ये तो अच्छी बात है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सिचन ने कहा क्योंकि मेरे प्यारे भाई को शादी नहीं करनी है और मम को उसकी शादी करवानी है। अरे मम मेरी शादी के पीछे क्यों नहीं पड़ रही, ये मेरे लिए भी पार्टनर हो रहा है। ये उनके मुँह से गलती से निकल गया। एक्चुअली सिचन से फ्लर्टिंग मिंगयाओ के सामने ही होते हैं, बाकी के टाइम वो पूरे स्टिफ रहता है, पूरे कोल्ड एंड पूरे वो कहते हैं ना रूड एरोगेंट टाइप बन जाते हैं। और वांगजी भी सेम ऑफिस में पूरा रूड एरोगेंट कोल्ड हार्टेड बन जाता है, बट घर पे वो एक प्यारा सा बच्चा बन जाता है। तो मिंगयाओ ने जब ये सुना कि सिचन ने क्या कहा तो मिंगयाओ ने कहा तुमने क्या कहा सिचन, तुम्हें और एक पार्टनर चाहिए तो तुम्हें उस पार्टनर से ही शादी करनी चाहिए, लेट्स ब्रेकअप। ये कह के जैसे ही मिंगयाओ जाने वाले थे तो सिचन ने उन्हें रोकते हुए कहा नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। उन्हें बैक से हक करते हुए कहा कि मिंगयाओ ने कहा तो तुम्हारा क्या मतलब था, थोड़ा गुस्से में बोला। तो सिचन ने समझाते हुए बोला नहीं देखो वांगजी को शादी नहीं करनी है, फिर भी मम उसके लिए पार्टनर ढूंढने जा रही है और मुझे शादी करनी है और मेरे पास पार्टनर है, पर मम मुझे पूछती ही नहीं कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। ये सुनने के बाद मिंगयाओ ने कहा मिंगयाओ ने बोला शायद उन्हें वांगजी की ज़्यादा फिक्र है क्योंकि वांगजी थोड़ा इमोशनली चैलेंज्ड है और इसीलिए शायद मम को वांगजी को लेके थोड़ा परेशानी होती होगी। तो सिचन ने कहा हाँ तुम सही बोल रहे हो, वांगजी अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता है। तो मिंगयाओ ने कहा तुम तो इसके इमोशन को समझते हो ना, अब छोड़ो मुझे सारी काम को देखना है। तभी सिचन ने थोड़ा सा फ्लर्टिंग वे में बोला मुझे अभी कुछ करना है, आई वांट टू डू इट राइट नाउ। तभी मिंगयाओ थोड़ा डर गया और डरते हुए बोला तुम्हें क्या करना है। तो सिचन ने कहा एक किस। ये सुनने के बाद मिंगयाओ ने कहा नो, और ये कह के वो वहाँ से जल्दी से निकल गया और सिचन पीछे से हंसते रह गए और अपने काम पे लग गए। इन वांगजी कैबिन वो स्टाफ स्वयं को सारी डिटेल दे चुका था और कहा था कि मीटिंग कब है, और ये कह के वहाँ से चला गया। स्वयं ने स्टाफ को कह दिया था कि हम ये हैंडल कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारी वांगजी के कैबिन में नॉक किया और कहा वांगजी एक मीटिंग है। वांगजी सर एक मीटिंग है। तो वांगजी ने कहा ठीक है हम ये मीटिंग करेंगे। ये सुन के स्वयं ने अपने फ्रेंड जोन में आते हुए बोला वांगजी तुमने मीटिंग के बारे में कुछ पूछा नहीं और डायरेक्ट हाँ कह दिया। तो वांगजी ने कहा हाँ सही समय पे ही मीटिंग आया है क्योंकि मॉम मुझे लंच टाइम में डेट पे भेजना चाहती थी। तो स्वयं ने कहा तुम्हें किसी वजह से लंच टाइम में। तो वांगजी ने कहा गगा का मैसेज आया था। तो स्वयं ने कहा ओह फिर से एक लैंडनेट इसीलिए। तो वांगजी ने कहा हाँ इस मीटिंग ने तो जान बचा ली, थैंक गॉड थैंक यू गगा। ये कहना है। स्वयं ने कहा तुमने कब मॉम से बात की। तो वांगजी ने कहा तुम्हारी मेहरबानी से तुमने मॉम को जो मैसेज भेजा था कि नहीं वांगजी आपसे बात नहीं करना चाहता था। उसके बाद तो मॉम ने कंटिन्यू मैसेज भेजना शुरू कर दिया और फ़ोन भी। तो स्वयं ने हंसते हुए कहा तो फिर अच्छा ना। तो वांगजी थोड़ा स्ट्रिक्ट पे में मीटिंग कब है स्वयं। तो स्वयं ने भी अपनी
सेक्रेटरी जोन में आके बोला मीटिंग लंच टाइम में है और मैंने सारे डिटेल रेडी कर दिए। तो वांगजी ने कहा तो फिर ठीक है। ये कहने के बाद स्वयं वहाँ से चला गया और वांगजी अपने काम पे लग गया। यहाँ पे दूसरी ओर एक कैफ़े के कॉर्नर टेबल पे विंग और साहब सिंचन बैठे थे। उन्होंने कहा नहीं, इतने पैसे काफ़ी नहीं होंगे, मुझे और पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। लाइट क्लब की ये और पार्ट टाइम की जॉब्स के पैसे काफ़ी नहीं है, मुझे शायद इस बार चोरी पे जाना ही वो कर साउथ इंजन ने बोला विंग तुम श्योर हो? तो मैंने कहा हाँ, फिक्र मत करो। तो साउथ इंजन ने कहा तुमने 2 दिन से लगातार काम किया है और रेस्ट भी नहीं लिया। तो इन्होंने कहा डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, बस और थोड़े से पैसे की बात है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ें चुरा लूँगा तो जल्दी से काम हो जाएगा। तो साउथ इंजन ने कहा मैंने हमारी कॉलेज की फ़ीस भर दी है तो इसके बारे में टेंशन मत लो। तो इन्होंने कहा मुझे पता है तुम हमेशा हमारी स्टडी की फ़ीस की केयर करते हो। तो साउथ इंडिया ने कहा और तुम बाकी सारी चीज़ों के मुझे और किसी चीज़ में हाथ बता नहीं दो। यहाँ तक कि जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तभी भी तुम नहीं कहते हो कि मैं तुम्हारी चोरी में थोड़ी सी मदद करूँ, तुम मना ही कर देते हो। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इससे पछड़े हुए बनने के लिए, मेरे बाद भी तो कोई होना चाहिए सारी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद। अगर मैं कभी पकड़ा गया तो तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। सब चीज़ जाने का डोंट टॉक स्टूपिड थिंग, ऐसे बकवास बातें मत करो मेरे सामने। तो इन्होंने कहा पहले शुरू किसने किया? तो साउथ इंडिया ने कहा ठीक है तुम जीत गए। इन्होंने कहा अच्छा तुम जाओ बच्चों के पास, उनका ख्याल रखो, मैं आ जाऊँगा जल्दी। तो साउथ इंडिया ने कहा ओके पर बी केयरफुल। तो इन्होंने कहा डोंट वरी मैं आ जाऊँगा। ये कहने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। ओइंग और साउथ इंडियन दोनों ही ऑर्फन हैं, वो एक ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। वो जो ऑर्फनेज में बड़े हुए थे वहाँ की ग्रैनी इन दोनों को और बहुत सारे बच्चों को आश्रय देती है। विंग और साउथ इंडियन उस ऑर्फन के बड़े बच्चे हैं, मतलब कॉलेज बच्चे हैं, बाकी सारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5, 7, 8 ऐसे ही बच्चे हैं, उससे ज़्यादा बड़े कोई नहीं है। कुछ महीने 6 मंथ या 7 मंथ पहले ही उन ग्रैनी की डेथ हो गए। तब इनको पता चला कि उन ग्रैनी ने इस ऑर्फनेज को चलाने के लिए बहुत सारे लोन लिए थे। पहले विंग चोरी नहीं करता था, वो पार्ट टाइम जॉब करके ही सारे ऑर्फनेज के खर्चे चलाने की कोशिश कर रहा था। साउथ इंडियन में भी विंग की मदद कर रहा था पर खर्चे चल नहीं रहे थे और लोन बढ़े जा रहा था। तो उन लोन शार्क वालों ने कहा कि हमें ये ऑर्फन हाउस दे दो या फिर हमारे पैसे। तो विंग ने उस दिन से ही चोरी करना स्टार्ट किया। विंग पहले से ही बहुत अच्छा चोरी करता था पर जब से वो ग्रैनी से मिला था, ग्रैनी ने उसे पकड़ा था, उस दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया था और एक अच्छी लाइफ बिताने लगा था। पर ग्रैनी के डेथ पर उसने अपने इसके ये खर्चे को चलाने के लिए फिर से चोरी करना स्टार्ट किया और पर एथिक के साथ। विंग सिर्फ ब्लैक मनी और रिच लोगों के थिंग्स ही चुराता था और कुछ नहीं। इसी ही विंग ऑर्फनेज को चलाने की कोशिश कर रहा था और साउथ इंडियन अपनी पार्ट टाइम जॉब से विंग और उसकी कॉलेज की फ़ी भरता था, क्योंकि उन्हें पता है कि परमानेंट नहीं है, कभी न कभी उन्हें नौकरी करनी है। तो ऐसे ही दिन चल रहा था उनका। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना और थैंक यू फॉर लिसनिंग क्यूटीज एंड स्वीटीज। बाय बाय। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.